दोस्तों आज हम लेकर आए हैं एक और नई कहानी। आप इस पूरी कहानी सुनने के लिए अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें। मैं आई कम इन सर। खन्ना कोचिंग सेंटर के दरवाजे पर खड़े रमन ने झिझकते हुए पूछा। यस कम इन। विवेक खन्ना सर की कोचिंग खासी प्रसिद्ध थी। यहाँ से कोचिंग करना मतलब प्रबंधन के प्रमुख संस्थानों में दाखिला पक्का। यहाँ दाखिला मिलना आसान नहीं था। जिन छात्रों के 12वीं में 90% से अधिक अंक आते उन्हें ही यहाँ कोचिंग हेतु बुलाया जाता। फिर बाकायदा इंटरव्यू होता। केवल छात्र का ही नहीं बल्कि उसके अभिभावकों का भी इंटरव्यू लिया जाता। कोचिंग की आवश्यकता वैसे तो पढ़ाई में कमजोर छात्रों को पड़ती है, लेकिन कोचिंग का व्यवसाय कुछ ऐसा है कि अच्छा नाम कमाने के लिए उन्हें आवश्यकता पड़ती है मेधावी छात्रों की। साथ ही कोचिंग को बखूबी चलाने के लिए पैसा चाहिए, इसलिए ऐसे छात्र भी चाहिए जो संस्थान को भारी फीस दे सकें। भारत में जनता इतनी है कि हर जगह सीटों की कमी पड़ जाती है। लंबी कतारों में खड़े लोग अपने बच्चों का दाखिला करवाने को लालायित रहते हैं, इसलिए कोचिंग में दाखिला मिलने पर ऐसी प्रसन्नता होती है मानो आगे की शिक्षा मुफ्त हो। विवेक सर की कोचिंग की भारी फीस भरनी हर किसी के बूते की बात कहाँ थी। जब रमन का नाम काउंसलिंग के लिए आया तो उसका पूरा परिवार बहुत खुश हुआ। वह भी खुश था कि अब उसका दाखिला एक अच्छे प्रबंधन संस्थान में हो सकेगा। रमन पढ़ाई में बहुत मेधावी नहीं था, परिश्रम से ही वह अपने वर्तमान स्थान पर पहुंचा था। इस कोचिंग सेंटर में दाखिले के बाद भी उसने परिश्रम करने की ठानी थी। दाखिले की फीस का इंतजाम पापा ने अपनी पीएफ स्कीम से उधार लेकर किया था और बाद की फीस के लिए रमन के नाम पर छात्र लोन के लिए अर्जी भी दे दी थी। कोचिंग का समय शाम से लेकर रात का होता था। यहाँ पढ़ाने के लिए बाहर से शिक्षक आया करते थे। धीरे धीरे पता चला कि दिन में ये शिक्षक अन्य प्रबंधन संस्थान में पढ़ाया करते थे, तभी इन्हें वहाँ की तत्कालीन शिक्षा प्रणाली का अनुमान रहता। ये उसी हिसाब से कोचिंग में भी पढ़ाया करते। विवेक सर और उनकी पत्नी कोमल कोचिंग संस्थान को चलाया करते थे। जैसे एक व्यापारी पॉलीक्लिनिक खोलकर उसमें अच्छे डॉक्टरों को घंटे के हिसाब से पैसे देकर बुलाता है, बस कुछ वैसा ही हिसाब यहाँ था। खैर, बच्चों को तो अपने भविष्य से मतलब था। यदि वह सुनहरा दिख रहा है तो किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। विवेक सर की पत्नी कोमल भी कोचिंग में पूरी भागीदारी निभाती थी। यदि कुछ समझ में ना आए तो मेरे पास आना, कभी भी शर्माना मत, मैं तुम्हारे सारे डाउट क्लियर कर दूंगी। ओके। नए बैच का ओरिएंटेशन पूरा होने पर कोमल मैम के आश्वासन पर पूरी कक्षा ने तालियां बजा दी। फिर सत्र आरंभ हो गया और पूरे जोर शोर से पढ़ाई शुरू हो गई। विवेक सर अक्सर अपने कैबिन में ही सारा दिन बिताते, जबकि कोमल मैडम सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट का चक्कर लगाती। शायद यहीं से कोचिंग क्लास के अंदर चल रही बातों की टोह लिया करती होंगी। अच्छे प्रबंधन के सारे गुण झलकते थे उनमें। रमन उनसे काफी प्रभावित रहता और वे भी उसको देखकर मुस्कुराती। दूसरा सत्र पूरे होने के साथ कोचिंग का आधा कार्यकाल पूर्ण हो चुका था। अगले सत्र के बाद कुछ चुनिंदा छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की घोषणा भी होनी थी। यह छात्रवृत्ति 50 से लेकर 90% की फीस माफी की हुआ करती थी। ऐसा सबने सुन रखा था। हर छात्र इस छात्रवृत्ति की ओर ललचाई नजरें रख रहा था। रमन को इस छात्रवृत्ति की सख्त जरूरत थी। कितना अच्छा हो जो यह मुझे मिल जाए, पापा का काफी लोन भी चुक जाएगा, वह सोचने लगा था, क्योंकि अब तक की फीस उसके पापा छात्र लोन के जरिए ही चुका पा रहे थे, जो उन्होंने रमन के नाम पर लिया था। उस शाम कक्षा समाप्त होने के बाद सभी छात्र अपने घरों की ओर निकलने लगे। तभी वहाँ कोमल मैडम टहलती हुई आई और बोली, रमन जरा मेरे कैबिन में आना। रमन को आश्चर्य हो रहा था कि उसे मैडम ने क्यों बुलाया है। रात के 10 बज रहे थे। कोचिंग सेंटर लगभग खाली हो चुका था। पहली बार वह उनके कैबिन में गया। क्या आलीशान कैबिन था। एक तरफ कोमल मैडम की मेज कुर्सी सजी थी तो दूसरी ओर एक बड़ा सा सोफा सेट रखा था। दीवारों पर सुंदर पेंटिंग टंगी हुई थी। कमरे के दो विपरीत कोनों में हल्की रोशनी वाले बल्ब जल रहे थे। सुर्ख लाल पर्दों के कारण कमरे में हल्की लाल रोशनी छिटक रही थी। आओ रमन, मेरे पास चले आओ।
कोमल मैडम की आवाज आज कितनी मधुर और कामुक प्रतीत हुई। हाँ, दरवाजे की चिटकिनी बंद करते आना। जी मैडम, कहिए क्या कर सकता हूँ मैं। रमन हाथ बांधे एक अच्छे छात्र की भांति खड़ा हो गया। बहुत कुछ कर सकते हो तुम, पर आज नहीं, आज सिर्फ मुझे करने दो। कहते हुए कोमल मैडम उसके एकदम करीब आकर खड़ी हो गई। उनकी सांस अपने कानों से टकराने से रमन अचकचा कर थोड़ा दूर हो गया। डरो मत, आज यहाँ और कोई नहीं है, बस मैं और तुम। मैडम ने रमन का हाथ पकड़कर उसे अपने पास सोफे पर बैठा लिया। देखो रमन, मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो, शायद तुम्हें भी मैंने देखा है तुम्हें अपनी ओर देखते हुए। कहते हुए जैसे ही मैडम ने रमन के बालों में अपनी उंगलियां फिरानी आरंभ की, वह घबरा गया। नहीं मैडम, ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल नहीं। अरे इतना क्यों घबरा रहे हो डियर? माना कि मैं तुमसे उम्र में थोड़ी बड़ी हूँ, पर मैं किसी कमसिन लड़की से कहीं अधिक सुख दे सकती हूँ तुम्हें। और फिर छात्रवृत्ति के बारे में भी तो सुना होगा तुमने। मैंने सुना है तुम्हारे पापा ने पीएफ से उधार लिया है और अब तुम एजुकेशन लोन पर पढ़ रहे हो। जरा सोचो, 90% छात्रवृत्ति मिलने पर कितना फायदा हो जाएगा तुम्हें। रमन सोच में डूब गया और कोमल मैडम जैसा चाहती थी वैसा करती रही। ना चाहते हुए भी रमन ने कोई प्रतिरोध नहीं किया। फिर तो यह क्रम बन गया, जब मैडम का दिल करता वे उसको बुला लेती। जब कोचिंग सेंटर खाली हो जाता, अपने कमरे में मैडम रमन के साथ मनचाहा करती और वह चुपचाप सब सह जाता। उस समय उसे केवल अपने पिता की आर्थिक मजबूरी और अपना सुनहरा भविष्य दिखाई देता। छात्रवृत्ति घोषणा का समय आया। विवेक सर ने हर अध्यापक से उनके छात्रों की सिफारिश सूची मंगवाई। पूरी कमेटी बैठाई गई। 50% छात्रवृत्ति के लिए 10 छात्रों के नाम सुझाए गए। 60% और 70% के लिए 3 छात्रों और 90% के लिए केवल 1 छात्र का नाम चुनना था। जब पूरी सूची तैयार हो गई, तब मैडम ने विवेक सर से खास कहकर रमन का नाम 90% के लिए सुझा दिया। लड़का बहुत मेहनती है और मेधावी भी। मैंने खुद उसे कितनी बार परखा है। घोषणा के बाद रमन बहुत प्रसन्न हुआ। जिस लालच में उसने अपना सर्वस्व लुटाया, आखिर वह उसे मिल गया। इस खबर से वह पूरे सेंटर में मशहूर हुआ सो अलग। सेंटर की छात्रा नीतू भी अब उसकी ओर देख मुस्कुराने लगी थी। रमन को तो नीतू पहले से ही आकर्षक लगी थी। रमन के एक बुद्धिमान छात्र स्थापित होने के बाद उसने उससे दोस्ती कर ली। उसे विश्वास होने लगा था कि वह एक सफल भविष्य बनाएगा। एक शाम कक्षा समाप्त होने के बाद कुछ लड़कों ने रमन के ऊपर टिप्पणी की। क्या बात है रमन, कोमल मैडम तुम्हें अकेले में क्यों बुलाती है यार? रमन कुछ जवाब दे पाता इससे पहले ही नीतू बोल पड़ी। वह इसलिए क्योंकि मैडम को रमन अपने बेटे की याद दिलाता है। उसका नाम अमन है। दोनों नाम इतने मिलते जुलते हैं ना, तो उन्हें रमन पर भी प्यार आता है। बाद में रमन ने नीतू से पूछा, आज जो तुमने कहकर उन लड़कों का मुंह बंद कर दिया, तुम्हें कैसे पता कोमल मैडम के बेटे का नाम अमन है? वह इसलिए जनाब, क्योंकि विवेक सर और कोमल मैडम मेरे चाचा चाची हैं और अमन मेरा चचेरा भाई है जो अमेरिका में पढ़ता है। दरअसल मैंने भी इस बात पर गौर किया कि चाची तुम्हें कई बार बुलाती हैं, तो मैंने उनसे कारण पूछा और यह बात उन्होंने मुझे स्वयं बताई। कितनी स्वीट है ना चाची। नीतू की बात से रमन भौचक्का रह गया। नीतू मैडम की रिश्तेदार निकली। अब वह कैसे अपने मन की बात उससे कहे? वह तो सोच रहा था कि नीतू की सहायता से मैडम के चुंगल से निकलने का प्रयास करेगा। रमन उदास हो गया। एक शाम अपनी हवस और मनमर्जी करने के बाद कोमल मैडम कहने लगी, रमन तुम यहाँ से सबसे बड़े कॉलेज में दाखिला चाहते हो ना? हमारे यहाँ जो रुद्र सर आते हैं वे वही पढ़ाते हैं। मैंने उनसे उस कॉलेज की प्रवेश परीक्षा में आने वाले पेपर मंगवाए हैं, तुम्हें दिखा दूंगी। रमन सख्ती में आ गया। कैसे मैडम? रुद्र सर दाखिले के पेपर कैसे और क्यों लाएंगे? तुम क्या सोचते हो कि हमें दिन में पढ़ाने के लिए अच्छे शिक्षक नहीं मिल सकते? हंसते हुए मैडम बोली, हम देर शाम की कोचिंग इसलिए रखते हैं ताकि अच्छे प्रबंधन कॉलेजों में पढ़ाने वाले शिक्षक हमारे यहाँ भी पढ़ा सकें। वैसे निजी प्रबंधन कॉलेजों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को बहुधा एक नौकरी के साथ दूसरी नौकरी करने की अनुमति नहीं होती है।
ऐसे वे चोरी छिपे करते हैं। उन्हें दोगुना वेतन मिल जाता है और हमें अच्छे प्रबंधन कॉलेजों में दाखिले के लिए प्रश्न पत्र भी। यही शिक्षक हमें वहां से निकलवा कर देते हैं। फिर जब हमारे यहाँ के छात्र उन्हीं कॉलेजों में दाखिले के लिए इंटरव्यू में भाग लेते हैं तो यही शिक्षक उनके ऐसे समूह बनवाते हैं जो उनके मित्र शिक्षक को जचे, ताकि इनका चुनाव आसानी से हो जाए। तभी तो हमारा नाम होता है कि इस कोचिंग सेंटर में पढ़ने से छात्र अच्छी जगह दाखिला पा लेते हैं। कुछ समझे इस सारे गणित को? रमन हतप्रभ रह गया। दाखिले के चक्रव्यूह में इतने भेद हैं। खैर, रमन को इस सब से क्या मतलब, वह तो अपना उल्लू सीधा करने के चक्कर में था, अन्य सभी की तरह। रमन को 90% वजीफा भी मिल चुका था और अपने मनमाफी कॉलेज में दाखिला भी। अब उसे कोमल मैडम के चक्रव्यूह में फंसने की क्या आवश्यकता थी भला? इस बार जब मैडम ने उसे बुला भेजा, वह नहीं गया, बल्कि इस बार वह विवेक सर के पास जा पहुंचा और कोमल मैडम की सारी पुलपट्टी खोलकर रख दी। सुनते ही विवेक सर आग बबूला हो उठे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बकवास करने की? जानते भी हो क्या बक रहे हो? सर, मैं सच कह रहा हूँ। आप अपनी पत्नी से स्वयं पूछ लीजिए। अब तुम मुझे बताओगे मुझे क्या करना है? निकल जाओ इसी वक्त मेरे कमरे से। कहते हुए विवेक सर ने उसको निकाल दिया। रमन अपने घर लौट गया, लेकिन जो आग उसने लगाई थी उसकी चिंगारियां अभी भी सुलग रही थीं। विवेक सर ने फौरन कोमल मैडम को बुलवा भेजा और फिर सारी बात उनसे पूछ डाली। सारी बात खुलने पर मैडम सकपका गईं। उन्हें जरा भी उम्मीद नहीं थी कि बात यूं उघड़ जाएगी। उनका रो रो कर बुरा हाल था। आप अपनी पत्नी की बात पर विश्वास करेंगे या एक अनजान लड़के का? वह लड़का कोरा झूठ बोल रहा है, बल्कि उसकी मुझ पर बुरी नजर रही है। वह मुझे घूरता रहता है। आप ही कहते हैं ना कि मेरे जैसा बदन कम ही औरतों का होता है। अब यदि मैं इतनी सुंदर हूँ तो क्या इसमें मेरी कोई गलती है? उसे हमारे व्यवसाय के अंदर की बातें कैसे पता? उसे कैसे पता है कि हम अन्य प्रबंधन कॉलेज के शिक्षकों से दाखिले के पेपर मंगवा कर हम समूह परिचर्चा और इंटरव्यू में अपने छात्रों को कैसे आगे करवाते हैं? जवाब दो। विवेक सर अब भी क्रोध से उबल रहे थे। मुझे नहीं पता कि उसे ये सब बातें कैसे पता। मैं उसे बेहद शरीफ और नेक नियत छात्र समझती थी। याद है, मैंने आपसे कहकर उसे 90% वजीफा भी दिलवाया था और वह मुझे ही बेकार में बदनाम कर रहा है। हो सकता है कि वह किसी अन्य कोचिंग सेंटर से पैसे खा रहा हो और हमारे यहाँ फूट डालने का प्रयास कर रहा हो, या फिर उसको हमारे अंदर की बातें कहीं से पता चल गई हैं और वह हमें ब्लैकमेल करना चाह रहा हो। वह पहले हम दोनों में लड़ाई करवाएगा और फिर जब आप अकेले पड़ जाएंगे तब आपको ब्लैकमेल करने लगेगा। फिर कुछ सोचकर कोमल मैडम आगे कहने लगी, और हाँ, यदि आपको अभी मेरी बात पर विश्वास नहीं तो नीतू या किसी अन्य छात्र से पूछ लीजिए कि मेरे और उस लड़के से क्या संबंध है। उनका यह पैतरा काम कर गया। नीतू का नाम सुनकर विवेक शांत हो गए और उसे बुला भेजा। जी हाँ चाचा जी, चाची रमन को इसलिए पसंद करती हैं क्योंकि उसका नाम अमन से मेल खाता है। वे उसे बच्चे की तरह प्यार करती हैं। क्यों, क्या बात है? कुछ नहीं बेटे, अब तुम जाओ। नीतू की बातें सुनकर विवेक सर संभल गए। अब आगे क्या करना है, इस विषय को लेकर वे गंभीर विचारों में पड़ गए। दोनों मियाँ बीवी ने मिलकर यह निर्णय लिया कि वे रमन को अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत अपने कोचिंग सेंटर से निकलवा देंगे। यदि उसने ज्यादा हो हल्ला किया तो 90% वजीफे की रकम के अलावा जो फीस के पैसे उसने भरे हैं वह उसे लौटा देंगे, लेकिन उसे अपने यहाँ का छात्र नहीं दर्शाएंगे। 2 दिनों के बाद विवेक सर ने रमन को अपने कक्ष में बुलवाया और अनुशासनात्मक कार्रवाई का हवाला देते हुए उसे निष्कासन पत्र थमा दिया। यह क्या सर, आप मेरी गलती ना होते हुए भी मुझे सजा दे रहे हैं? और मैडम जिनके कारण रमन आगे कुछ कहता, इससे पहले ही विवेक सर ने दहाड़ पड़े। नाम मत लो मिसेज विवेक का अपनी गंदी जबान से। चुपचाप यह चिट्ठी पकड़ो और निकल जाओ इस सेंटर से। तुम्हारे जैसे लड़कों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। याद रखना, अगर तुम्हें कोई बवाल खड़ा करने की कोशिश की तो मैं अनुशासनात्मक समिति बिठाकर भी यह कार्य कर सकता हूँ और उस स्थिति में तुम्हें तुम्हारी फीस भी नहीं लौटाई जाएगी।
अभी कम से कम मैं तुम्हें तुम्हारी फीस लौटा रहा हूँ। चुपचाप फीस लो और दफा हो जाओ यहाँ से। रमन के 2 वर्ष बर्बाद हुए सो अलग, मनपसंद प्रबंधन संस्थान में हुए उसका दाखिला भी रद्द हो गया, क्योंकि इस सेंटर ने उस प्रबंधन संस्थान को रमन का गलत चरित्र प्रमाण पत्र भिजवा दिया। रमन को कोमल मैडम से उठाए लाभ की महंगी कीमत यूं चुकानी पड़ी। काश उसने अपने सुनहरे भविष्य के सपने की खातिर उस समय सही फैसला किया होता, तो आज उसे न तो इस तरह लांछित होना पड़ता और न ही उसकी प्रगति की राह में यूं रोड़े अटकते। अब वह नए सिरे से कैरियर बनाने की कोशिश कर रहा है, पर बीच बीच में उसे कोमल मैडम की याद आ जाती है। अब तो नीतू ने भी उससे सभी संबंध तोड़ लिए हैं और कोई नई लड़की भी उसे घास नहीं डालती है। यहाँ कोचिंग सेंटर में सभी स्वार्थी हैं, प्रतिद्वंदी हैं, कोई दोस्त नहीं, कोई साथ देने वाला नहीं उसका।